मिशन पूरा होने के बाद मेरे पास मौका था इस दुनिया को छोड़कर वापस जाने का, पर मैंने मना कर दिया। मैंने सैम से शादी करने का फैसला किया। 3 साल बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उसने मेरे लिए पूरा का पूरा एक आइलैंड खरीद लिया। हर कोई तारीफों का पुल बांध रहा था। सब यही कहते थे कि सैम अपनी बीवी पर इस कदर जान छिड़कता है जैसे उसकी खुद की जिंदगी उस पर टिकी हो। और सच सिर्फ मैं जानती थी। मुझे पता था कि उसी आइलैंड पर वो अपनी पहली मोहब्बत को प्रपोज कर चुका था। बाद में उसी लड़की को बचाने के लिए उसने मुझे धधकती हुई आग के बीच अकेला छोड़ दिया। वो मुझसे डिवोर्स देने के लिए भी सिर्फ इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि उसे डर था कि कहीं दुनिया उसकी पहली मोहब्बत को रखेल या मिस्ट्रेस ना समझे। जूलिया वापस आ चुकी थी। अब बाकी सबको रास्ते से हटाना ही था। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि इन 3 सालों में मैं सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट थी, किसी और की जगह भरने वाली एक परछाई। पूरी तरह टूट चुकी मैं, अंदर से बिल्कुल खामोश। मैंने अपने भीतर सोए हुए उस सिस्टम को जगाया। मुझे वापस जाना है, मैंने कहा। सिस्टम की आवाज़ गूंजी। समझ गया। 3 दिनों में होस्ट इस दुनिया को छोड़ देगी। सैम बेहद बेरहम और शातिर था। बिजनेस की दुनिया में लोग उसे जीता जागता यमराज कहते थे, लेकिन मेरे लिए वो इतना जेंटल था कि यकीन करना मुश्किल होता था। वो फिर मेरी पसंद का माचा खरीदने के लिए 10-10 घंटे गाड़ी चलाकर पड़ोसी शहर चला जाता था। मेरी पीठ के निचले हिस्से का दर्द कम करने के लिए उसने 2 साल तक बकायदा मसाज सीखी और हर दिन वक्त पर मेरी मसाज करता था। अगर मैं एक बार खांस भी देती तो वो इस कदर परेशान हो जाता कि अपनी चालू मीटिंग तक छोड़ देता। जब तक वो खुद मुझे डॉक्टर के पास न ले जाए उसे चैन नहीं आता था। मेरा शरीर ऐसा था कि मेरे लिए कंसीव करना यानी माँ बनना बहुत मुश्किल था। इसलिए वो हमेशा कहता था कि उसे बच्चे पसंद नहीं हैं, लेकिन मैं जानती थी कि उसने मन ही मन ना जाने कितनी बार एक बेटी के सपने बुने थे। उसने छुपकर ढेरों हेयर खरीद रखे थे और बच्चों का कमरा पिंक कलर से सजाया था। वो मुझे अपनी हथेलियों पर संभाल कर रखता था। मैं उसका यह सपना टूटते कैसे देखती। इसलिए दर्द से डरने के बावजूद मैंने अपने दांत भींचे और 100 से ज़्यादा इंजेक्शन का दर्द झेला। तब जाकर मैं प्रेग्नेंट हो पाई। जब सैम को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो एक छोटे बच्चे की तरह रो पड़ा। उसने मुझे कसकर गले लगाया और कहा, वो आइलैंड जो तुम्हें हमेशा से चाहिए था, मैंने उसे खरीद कर तुम्हारे नाम कर दिया है। जब हमारा बच्चा पैदा होगा हम वहीं पर अपनी दोबारा शादी करेंगे, ठीक है? यह देखते हुए कि मेरे चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, उसने बांप लिया कि कुछ गड़बड़ है। तुम खुश क्यों नहीं हो? एक दिन पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे मोमेंट्स का एक स्क्रीनशॉट भेजा था और मुझसे सवाल किया कि मैंने उसे अपने दोबारा होने वाली शादी में इनवाइट क्यों नहीं किया। उस फोटो में सैम घुटने के बल बैठा और सामने खड़ी औरत को वेडिंग रिंग पहना रहा था। हवा तेज थी और उस औरत के लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे थे। पहली नज़र में वो बिल्कुल मेरे जैसी लग रही थी। कुछ वक्त पहले एक यंग मॉडल ने फेमस होने के लिए सैम के साथ फोटोशॉप की शादी की तस्वीर वायरल की थी और वो रातों रात सनसनी बन गई थी। उसके बाद से सैम की पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाने के लिए लोग आए दिन ऐसी हरकतें करते रहते थे। हालांकि सैम की फैमिली बहुत पावरफुल थी, लेकिन फिर भी लोग ट्रैफिक और फेम के लिए ऐसे रिस्क लेने के बाज नहीं आते। मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी। इसलिए जब मैंने वो फ़ोटो देखी तो मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया। आखिर सैम मुझसे इतना प्यार करता था, वो किसी और औरत के साथ ऐसा क्यों करेगा? मैंने जानबूझकर अपना चेहरा सख्त बनाया और मजाक से उससे पूछा, क्या तुम कभी किसी और औरत को उस आइलैंड पर ले गए? वो हमारा आइलैंड है ना? उसकी आवाज़ एकदम ठंडी थी। अगर मैं किसी और औरत को वहाँ लेकर गया तो मुझे खुद से घिन आएगी। उसने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला था। अगर उसने कहा कि वो नहीं गया तो इसका मतलब था कि वो नहीं गया। अगले दिन सैम ने अपने दोस्तों के साथ एक गैदरिंग रखी। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी अभी स्टेबल नहीं थी, इसलिए हमने इस बात को अभी के लिए सीक्रेट रखा था। पार्टी के बीच में वो मुझे रेस्टरूम ले गया। जब हम बैक किचन के पास से गुजरे तो वहाँ एक हेड शेफ किसी पर चिल्ला रहा था, कैसी नखरेबाज लड़की हो तुम, एक प्याज तक ढंग से नहीं काट सकती, एकदम बेकार। वो लड़की चुपचाप अपने आंसू रोक रही थी
और अपनी कटी हुई उंगली को पीछे छुपा रही थी। यह देखकर हमारे साथ आए दोस्त उसके सपोर्ट में बोलने लगे। जूलिया ने कभी जिंदगी में ऐसा कोई दुख नहीं झेला। अपने परिवार का कर्ज चुकाने के लिए उसने कितनी मेहनत करनी पड़ी। सैम की नजरें एकदम डार्क और खूंखार थी। उससे मेरा क्या लेना देना। इतना कहकर उसने मुझे सहारा दिया। उसकी आवाज में गजब की नरमी थी। संभल कर चल। पर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अनजाने में उसने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया कि मेरी कलाई दर्द करने लगी थी। प्राइवेट रूम में लौटने के बाद भी उसका ध्यान पूरी तरह भटका हुआ था। उसकी उंगलियों के बीच फंसी सिगरेट जलती रही और उसने टेबल क्लॉथ पर कई छेद कर दिए। न जाने क्यों मेरे दिमाग में अचानक वो प्रपोजल वाली फोटो आ गई और मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। वो लड़की कौन थी अभी? मैंने पूछा। एक दोस्त, ज़्यादा जान पहचान नहीं है, उसने जवाब दिया। तो फिर उसे इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत थी? इसलिए पहले कि मैं दोबारा कुछ पूछ पाती, रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। सैम ने मुझे बहुत ध्यान से प्रोटेक्ट किया और तेजी से रूम से बाहर ले जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसके कानों में यह आवाज़ पड़ी कि आग बैक किचन से शुरू हुआ है, उसने झटके में मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने उसे पकड़ लिया। खांसते हुए, मत जाओ, वहाँ खतरा है, हाथ छोड़ो। उसने चिल्लाते हुए मुझे जोर से धक्का दे दिया। अपना रास्ता खुद ढूंढो। इतना कहकर उसने मुझे उस घने धुएं में अकेला छोड़ दिया और बिना पीछे मुड़े किचन की तरफ भाग गया। फायर फाइटर्स ने मुझे बचाया और मुझसे एम्बुलेंस में बैठने को कहा, लेकिन मैं सैम को लेकर इतनी डरी हुई थी कि मैंने अपने जख्मों की परवाह तक नहीं। मैं एंट्री गेट के बाहर खड़ी होकर बेचैनी से चारों तरफ देखने लगी। काफ़ी देर बाद वो आगे से बीच से बाहर निकली। उसकी बाहों में वो लड़की थी। मैं उसकी चोटें चेक करने के लिए आगे बढ़ी, पर उसने मुझे बेरहमी से एक तरफ धकेल दिया। रास्ते से हटो। उसका चेहरा फिक्र से भरा हुआ था और वो उस लड़की को लेकर सीधे एम्बुलेंस की तरफ बढ़ गया। एम्बुलेंस के दरवाजे बंद होते देख मैं सुन्न खड़ी रह गई। मैं पूरी तरह खोई हुई और बेबस महसूस कर रही थी। कौन सा ऐसा मर्द होगा जो अपनी प्रेग्नेंट और खून से लथपथ बीवी को आगे में छोड़ दे, वो भी एक ऐसे दोस्त के लिए जिससे उसकी ज्यादा जान पहचान नहीं थी। उस रात सैम हॉस्पिटल में ही रुका। उसे उस लड़की को बाहों में उठाकर लाते हुए जो फोटोज खींची गई थी वो ट्रेंडिंग सर्च में टॉप पर आ गई। रिपोर्टर्स ने हॉस्पिटल के कमरे के बाहर घेरा डाल दिया। सैम सर से अपनी जान जोखिम से ढालकर अपनी पहली मोहब्बत को बचाया। हमने सुना है कि आपकी वाइफ भी जख्मी है और वो नीचे के वार्ड में एडमिट है। आप उनके साथ रहने का बजाय क्या यहाँ क्यों हो? तो क्या मिस जूलिया मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी? एक वक्त था जब इन दोनों का प्यार सातवें आसमान पर था और पूरे देश में इनके इश्क के चर्चे थे। फिर एक दिन किसी बात पर रूठ कर जूलिया विदेश चली गई और सैम ने गुस्से में आकर उससे जुड़ी हर एक याद, हर एक पन्ना मिटा दिया। यहाँ तक कि किसी को उसका नाम तक लेने की इजाज़त नहीं थी। पर आज इस ट्रेंडिंग सर्च को देखकर मुझे समझ आया कि सैम ने जिस औरत के लिए अपनी प्रेग्नेंट बीवी को आग के हवाले कर दिया, वो कोई और नहीं, उसकी वही पहली मोहब्बत थी। हॉस्पिटल के बाहर जब रिपोर्टर्स ने उसे घेरा तो उसने बड़ी बेरुखी से कहा, हम सिर्फ दोस्त हैं। उसके बाद जूलिया के आराम में कोई खलल ना पड़े इसलिए उसने बॉडीगार्ड्स बुलाकर सबको वहां से खदेड़ दिया। ऊपर बात नहीं बनी तो सारे रिपोर्टर नीचे मेरे वार्ड के बाहर आकर मुझे घेरने लगे। मैंने सैम को फोन मिलाया, एक के बाद एक दर्जनों कॉल्स की, पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। उस अफरा तफरी और भीड़ के धक्के में मेरा संतुलन बिगड़ा और मेरी पीठ सीधे लोहे के दरवाजे से जा टकराई। पेट में उठते हुए उस भयानक दर्द को सहते हुए मैंने आखिरी बार फिर सैम का नंबर डायल किया। इस बार फोन उठ गया, पर दूसरी तरफ से जूलिया के सिसकने की आवाज़ आई, सैम प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। और अगले ही पल सैम ने सीधा फ़ोन काट दिया। आखिरकार हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन रिपोर्टर्स को खदेड़ दिया। मुझे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। पूरी 10 घंटे तक डॉक्टर सूझते रहे, तब जाकर कहीं मेरे बच्चे की जान बच पाई। पर उस पूरे वक्त में सैम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। कल जब उसे मेरी प्रेगनेंसी का पता चला था तो वो एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था और आज उसने मेरे हाल तक नहीं पूछा। कोई इंसान एक ही रात में
इस कदर कैसे बदल सकता। मेरा दिल यह मानने को तैयार नहीं था। मुझे रहा नहीं गया। मैंने अपने हाथ से ट्रिप की सुई खींचकर निकाली और लड़खड़ाते कदमों से ऊपर वाले वार्ड की तरफ चल। मुझे सैम से अपने सवालों के जवाब चाहिए। जैसे ही मैं उसके वार्ड के बाहर पहुंची, मैंने देखा कि वो जूलिया को अपनी बाहों में समेटे खड़ा। तुम मेरी दिल दुखाकर मुझे मार डालना चाहती हो क्या? अगर ऐसा है तो तुमसे हमारी शादी वाले वो प्रपोजल आइलैंड अमांडा को क्यों दे? सैम की आवाज़ में दर्द था। मैं वहीं जम गई। तो उस प्रपोजल वाली फोटो में सचमुच जूलिया ही? सिर्फ इसी बात पर तुम मुझे जलाने के लिए उस रेस्टोरेंट के किचन में काम करने चली? हाँ, तुम्हें सब पता था, फिर भी तुम मुझे मनाने नहीं आई। मेरे पास उस किचन में आग लगाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। जूलिया की आवाज़ में एक अजीब सी जिद और शिकायत। मैं सिर्फ 3 साल के लिए क्या बाहर गई? तुम्हारी आंखों में अब सिर्फ अमांडा दिखती है। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। सैम ने उसे बड़े प्यार से सहलाया। पागल, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर अमांडा क्या है? ने जूलिया के माथे को चूमा। वो तो सिर्फ तुम्हारी एक सब्स्टिट्यूट है, तुम्हारी जगह भरने आई एक बच्चा। यह सुनते ही मेरे दिमाग में जैसे कोई धमाका। जब मुझे होश आया तो मेरा पूरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका। इतने सालों तक जो उसका बेपनाह प्यार मुझे मिला, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो मेरे चेहरे में किसी और को ढूंढ रहा। जूलिया ने फिर पूछा, तुमने अभी रिपोर्टर से क्यों कहा कि मैं सिर्फ दोस्त हूँ? भोली लड़की, मैं तुम्हें दुनिया की नजरों से बचा रहा था, सैम ने कहा। मेरे चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। मेरे शरीर की पूरी ताकत जैसे खत्म होकर मैं वहीं फर्श पर ठह गई। तो कल रात जब उसने मुझसे कहा था कि किसी और औरत को उस आइलैंड पर ले जाना उससे घिनौना लगेगा, तो वो मेरे लिए उसका प्यार नहीं था। वो तो अपनी जूलिया को बचा रहा था कि दुनिया उसे रखेल या मिस्ट्रेस कहकर बदनाम न करे। अगले दिन जब जूलिया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया तो सैम उसे मीडिया के कैमरों से छुपाकर अपनी बाहों के घेरे में ले गया। इंटरनेट पर ये खबरें आग की तरह फैल रही। इन अफवाहों को शांत करने के लिए सैम ने सोशल मीडिया पर शादी की अंगूठियों की एक फोटो पोस्ट की। नीचे कैप्शन लिखा, मेरी जिंदगी का इकलौता प्यार। पूरी दुनिया जानती थी कि सैम अपनी बीवी को पलकों पर बिठा कर रखता है, इसलिए उस फोटो को देखते ही सारे कयास खत्म हो। पर सिर्फ मेरी नजर उस बारीक बात पर गई। अंगूठी के अंदर जो YZ का नाम के अक्षर लिखे थे, उनका फॉन्ट मेरी अंगूठी के फॉन्ट से बिल्कुल अलग था। उसने जूलिया को प्रपोज करने के लिए बिल्कुल वैसी ही दूसरी अंगूठी खरीदी, शायद अपनी जिंदगी के उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए जो एक सब्स्टिट्यूट से शादी करके गया था। इसके बाद उसने ऑफिस का बहाना बनाया और पूरे 1 हफ्ते तक घर नहीं आया। पहले जो इंसान मेरा फ़ोन 1 सेकंड में उठा लेता, अब उसका नंबर हमेशा बिजी आता। जब मैंने 99 बार कॉल किया तब जाकर उसने फ़ोन उठा। और उसकी आवाज़ में भारी चिड़चिड़ापन। मैं बहुत बिजी हूँ या अपनी पहली मोहब्बत के साथ वक्त बिता के लंबे सन्नाटे को देखकर मैंने फिर पूछा, चुप क्यों हो, जवाब क्यों नहीं देते? उसने बड़ी बेरुखी से कहा, जब तुम्हें सब पता है तो फिर अब कहने को बचा क्या? एक वक्त था जब वो मुझे बच्चों की तरह पुचकारता था, और आज उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी, जैसे मैं उसके लिए कोई अजनबी हूँ। मुझे इस लहजे की आदत। मेरे दिल में एक तीखा दर्द। मैंने एक गहरी सांस और बिल्कुल शांत होकर कहा, सैम, चलो डिवोर्स ले लेते हैं, ठीक है? उसने बिना एक पल गंवाए हाँ कर, पर अभी नहीं, वरना दुनिया जूलिया के बारे में क्या सोची? तो क्या तुमने कभी एक पल के लिए भी मुझसे सच में प्यार किया था? वो एक ठंडी और मकरूर हंसी। तब सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हो अमांडा। यह मत सोचना कि 3 साल साथ सोने से कोई सच्चा प्यार पैदा हो जाता। या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर लो? गुस्से से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। तुम इतने, मैं क्या? तुमने 3 साल तक मेरी बीवी होने का ऐश काटा है, अब और क्या चाहिए तुम्हें? सैम ने बात काटी। उसका वक्त बहुत कीमती था और मेरा वक्त जैसे बर्बाद होने के लिए ही बना। कोई इंसान इतनी पाखंडी कैसे हो सकता है? आगे तंज कर, वैसे भी मेरे पास से जाने से बाद तुम जाओगी ही कहाँ? मेरा दिल पूरी तरह पत्थर हो चुका है। मैंने धीरे से बुदबुदाया, मैं तो पहले ही वापस जाने वाली थी। तो उसका प्यार ही था जिसने मुझे इस दुनिया में रोक के रखा। पर आज जिस शख्स को मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहा था, वो उससे कदर बदल चुका। पहचानना मुश्किल। अमांडा, मैं तुम्हारे साथ अगले 6 महीने तक पति पत्नी का यह नाटक जारी रख सकता हूँ। जब हमारा डिवोर्स होगा तो मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा, पर बच्चा यहीं रहेगा। वो मेरा खून है। मुझसे अलग होने की धमकी देकर यह हार्ड टू गेट वाला गेम खेलना बंद करो और जूलिया को नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। उसे लग रहा था
कि वो मुझे 6 महीने की मोहलत देकर मुझ पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा है, पर वो नहीं जानता था कि मैंने अपने भीतर सोए हुए उस 3 साल पुराने सिस्टम को वापस जगा दिया। मुझे वापस जाना है, मैंने मन में कहा। काफ़ी देर बाद वही पुरानी जानी पहचानी मैकेनिकल आवाज़ में दिमाग में गूंजी। सच पूरा हुआ। होस्ट इस दुनिया को छोड़ सकती है और अपने साथ कोई भी एक चीज़ ले जा सकती है। अगर मुझे जाना ही है तो मैं पूरी तरह जाऊंगी। यह बच्चा मेरा है, मैं इसे उसके पास क्यों छोड़ूं? अगले दिन जब मैं अपने रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल पहुंची तो वहां मुझे जूलिया मिल गई। वो जानबूझकर मेरे करीब आई और उसने सैम को फ़ोन मिलाकर स्पीकर ऑन कर दिया। अभी मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही, जूलिया ने कहा। मुझे भी। कल रात के बारे में सोचकर ही मुझसे हलचल शुरू हो जाती। सैम की आवाज़ में एक शरारती और बेहद करीब होने वाली हंसी थी। सच बताना, वो सारे तरीके तुमने कहाँ से सीखे हैं? जूलिया ने मेरी तरफ देखते हुए एक तीखी मुस्कान दी। कितने गंदे हो तुम। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही रहे हो, मैं किसी और से क्या सीखूंगी? मेरी छोटी जादूगरनी, मेरा दिल कह रहा है कि अभी तुम्हें अपनी बाहों में इस कदर भींच लूं कि तुम रोने लगो। क्या तुम अमांडा के साथ भी इतने ही एक्साइटेड होते हो? सैम की आवाज़ गूंजी। मैं जब भी उसके साथ होता हूँ आंखें बंद करके यही सोचता हूँ कि वो तुम हो, वरना मैं उसके साथ कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ओ, तो ये बात थी। जूलिया ने अपनी स्क्रीन मेरे सामने लहराते हुए एक जहरीली मुस्कान दी। तुमने सुना ना, एक नकली चीज चाहे कितनी भी असली दिखे, वो कभी असली की जगह नहीं ले सकती। 3 साल तुमने उस पर राज कर दिया, अब उसे मुझे वापस लौटाने का वक्त नहीं आ गया क्या? मेरा दिल अंदर से बिल्कुल शांत था, एक पत्ता तक नहीं हिला। मैंने ठंडे लहजे में कहा, डिवोर्स देने से मना वो कर रहा है, मैं नहीं। मेरे पास आकर ये नौटंकी करना कोई फायदा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। पक्का तुम ही सैम से चिपकी होगी और उसे छोड़ नहीं रही हो। मेरे पास उससे बहस करने की फालतू फुर्सत नहीं, इसलिए मैं मुड़ी और जाने लगी, पर वो पीछे से पागलों की तरह चिल्लाने लगी, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। जब लोग, देखो जरा इस औरत को, इस बेशर्म ने किसी और का घर तोड़ा है, दूसरों के रिश्तों के बीच में आई है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो तो तुम्हें अपना लेगा? वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। अब सपने देखना बंद करो, बेशर्म कहीं की। आसपास खड़े लोग सच नहीं जानते थे। वो मुझसे एक दूसरी औरत समझने लगे और आसपास में कानाफूसी करने लगे। मैं रुकी, मुड़ी और जूलिया की आंखों में आंखें डालकर सीधे देखा। तुम किसे बेशर्म कह रही? इस नाजायज बच्चे के बिना जरा देखूं तो सही कि तुम सैम को किसी बात की धमकी देती। इतना कहते ही उसने अपना भारी हैंडबैग पूरी ताकत से मेरे पेट की तरफ दे मारा। मैंने फुर्ती से अपने दोनों हाथों से अपने पेट को छुपाया, पर उसका एक करारा थप्पड़ मेरे गाल पर आकर लगा। मेरा चेहरा एक तरफ घूम गया और कान सनसना उठे, पर इतने से भी उसका मन नहीं भरा। उसने दोबारा मारने के लिए हाथ उठाया। इस बार मैंने झटके से उसकी कलाई पकड़ी और पलटकर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तभी अचानक सैम वहां आ धमका। उसने गुस्से और फिक्र में जूलिया को अपनी बाहों में समेट लिया। अमांडा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम जूलिया को हाथ भी नहीं लगाओ, पर जैसे ही उसने मेरे गाल पर छपे उंगलियों के निशान देखे, वो ठिठक गया। तुम्हारा चेहरा। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, जूलिया रोने का नाटक करते हुए बीच में ही बोल पड़ा, इसमें अमांडा की कोई गलती नहीं है। मैंने ही कुछ ऐसा कह दिया था जो उसे अच्छा नहीं लगा। मुझे उसकी माँ से पीछे नहीं हटना चाहिए था। अगर मैं पीछे नहीं हटती तो मेरे बैग उसके चेहरे पर नहीं लगती। भला एक हैंडबैग से गाल पर उंगलियों के निशान कैसे छप सकती है? पर सैम ने न सिर्फ उसकी एक बकवास बात यकीन किया, बल्कि उसने कान के पास झुककर बड़े लाड़ से उसे सहलाने लगा। अगली बार से ऐसे चुपचाप मार मत खाना। क्या तुम मेरे लिए मेरे दिल दुखाकर मुझे मार डालना चाहती? मैं इस घटिया और मेलोड्रामेटिक ड्रामे को और नहीं झेल सकती थी। मैंने चुपके से अपने मन में सिस्टम से पूछा, मुझे वापस जाने में अब कितना वक्त बाकी है? सिस्टम की आवाज़ आई, 3 दिन। इन 3 दिनों के दौरान मैंने गुपचुप तरीके से सैम की कंपनी की सारी कुंडली निकाली। मुझे पता चला कि उसके कंपनी में कई गड़बड़ियां थी। गलत तरीके से कंपटीशन करना, टैक्स चोरी, वर्कर्स की सैलरी रोकना, इनमें से कोई भी एक सबूत उसे अर्श के से फर्श पर लाने के लिए काफी था।
तभी मेरे कैलेंडर ने मुझे याद दिलाया कि सैम की दादी की डेथ एनिवर्सरी आने वाली है। इन बाद बीते सालों में उस पूरे घर में सिर्फ वही एक ऐसी बुजुर्ग थी जिन्होंने मुझे सच्चे दिल से प्यार दिया। इसलिए इस दुनिया में जाने से पहले मैं एक आखिरी बार उनसे अलविदा कहने उनकी कब्र पर जाने चाहती थी। अगली सुबह जब मैं कब्रिस्तान पहुंची तो मेरे आने से कुछ ही देर बाद सैम माँ जूलिया को लेकर पहुंच गया। उसने दादी की कब्र की तरफ देखा और कहा, मैं जूलिया को यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि दादी अपने होने वाली पूत बहू से मिल ले। जूलिया की आंखों में एक अजीब घमंड था। तभी उसकी नजर मेरे गले में लटके पेंडेंट पर गई। सैम, क्या यह मेरा वाला जेट पेंडेंट नहीं है? हमारी शादी की रात सैम ने खुद यह पेंडेंट मेरे गले में पहनाया था। उसने कहा था कि यह पेंडेंट दुआओं से सिद्ध किया हुआ है और इसे पाने के लिए वो घुटने के बल रेंगते हुए 999 सीढ़ियां चढ़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे डर था कि मैं कहीं अचानक गायब न हो जाऊं। उसका दिल रखने के लिए मैं इसे रोज पहनती थी, यहाँ तक कि नहाते वक्त भी कभी नहीं उतारती थी। उसी वक्त जूलिया ने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मेरा ये पेंडेंट मुझे वापस करो। मैंने सैम की तरफ देखा। वो बिल्कुल खामोश खड़ा, जिसका मतलब था कि वो जूलिया की बात से सहमत था। तो जिसे खोने का डर सैम के दिल में था, वो मैं कभी थी ही नहीं। वो डर हमेशा से जूलिया के लिए था। मैंने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान। मुझे खुद पर तरस आ रहा था कि मैंने इस इंसान के लिए क्या कुछ नहीं किया। जब मैं उस पेंडेंट को अपने गले से उतारने लगी तो सैम के माथे पर हल्की सी शिकन आई और उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट थी। उसने जूलिया का हाथ पकड़ा। रहने दो जूलिया, ये इसे पहन चुकी है, हमें ये नहीं चाहिए। पर सैम, तुमने कड़कड़ाती ठंड में मेरे लिए ये पेंडेंट लाने के चक्कर में अपने घुटने तक छील दिए थे। जूलिया ने याद दिलाया, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं दोबारा वैसे ही मन्नत मांग लूंगा। सैम ने कहा। जूलिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारे ये दर्द कैसे देख सकती हूँ? मैं मुड़ी और जाने लगी, पर सैम ने पीछे से मुझे टोका। अब से दादी की कब्र पर आने का या उनके हक की दुआएं करने का काम जूलिया का है। तुम अब यहाँ मत आओ। मैं धीरे से, फिक्र मत करो, यह आखिरी बार था, क्योंकि आज रात मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। तब तक मेरी पीठ को देखता रहा जब तक मैं उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। जूलिया को जलन होने लगी। सैम, क्या तुम अमांडा को जाने नहीं देना चाहते? ऐसा कैसे हो सकता है? उसने उसे और कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। पर यह बात वो जूलिया से ज्यादा शायद खुद को यकीन दिलाने के लिए कह रहा था। उस शाम मैं विला के लिविंग रूम में सोफे पर अकेले बैठी। ठीक वक्त पर सिस्टम आवाज गूंजी। इस दुनिया को छोड़ने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। टोस्ट कृपया तैयार हो जाए। मैंने धीरे से कहा, शुरू कर। अगर आप अपना फैसला बदलना चाहती है तो तुरंत कैंसिल बटन दबाकर इस प्रोसेस को रोक सकती हैं। जब से मुझे सच पता चला था मैं मन बना चुकी, पर सैम ने मुझे इतनी बेरहमी से धोखा दिया कि उसे ऐसे ही आसानी से छोड़ देना नाइंसाफी होती। मैंने उसकी कंपनी के सारे काले कारनामे के सबूत सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए और उन्हें एक टाइमर पर सेट कर। जिस दिन सैम की कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाली थी, उस दिन वहाँ बहुत बड़ा तमाशा होने वाला था। अफसोस, मैं वो तमाशा नहीं आंखों से नहीं देख पाऊंगी। मैंने वो जेड पेंडेंट टेबल पर रख दिया। अपने पेट पर हाथ फेरते हुए मैंने धीरे से कहा, बच्चे, मम्मा तुम्हें घर से ले जा रही है। हमारे असली प्रोसेस शुरू हो रहा है। 3, 2, 1। मेरी आंखों के सामने एक तेज सफेद रोशनी चमकी। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो मैं अपनी असली दुनिया में वापस आ चुकी। मैंने अपना फोन उठाकर देखा। स्क्रीन पर तारीख थी 1 सितंबर 2025। उस दुनिया के 5 साल मेरी इस असली दुनिया के सिर्फ 1 साल के बराबर। तभी फोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि मिशन पूरा होने के 1 बिलियन का इनाम मेरे अकाउंट में आ चुका है। पोस्ट के पेट में जो भ्रूण है वो उस दुनिया का नहीं है। इस दुनिया में वापस आने प्रोसेस के दौरान उसे पूरी तरह शुद्ध कर दिया गया है। सैम से जुड़े सारे जिस्म और अंश निकाल दिया गया है। अब इस बच्चे का वजूद पूरी तरह सिर्फ होस्ट से जुड़ा है। मैंने एक लंबी और गहरी सांस ली, जैसे मुझे सचमुच एक नई जिंदगी मिल गई। उधर उसी वक्त सैम विला के लिविंग रूम में दाखिल हुआ। उसकी नजर तुरंत टेबल पर रखे उस जेड पेंडेंट पर गई। टमाटर, अब तुम किस बात का नाटक कर रहे हो? उस पेंडेंट को हाथ में उठाया और एक
तंजिया हंसी हंसी। कब्रिस्तान में मैंने तुमसे बस 2 बार क्या कह दी, तुम यहाँ नखरे दिखाने लगे। तुम्हें नहीं लगता कि मेरा ध्यान खींचने का तुम्हारा ये तरीका बेहद बचकाना है? चुपचाप बाहर आ जाओ, इससे पहले कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचे, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। बीते 3 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो घर आए और मैं दौड़कर उसके सामने न खड़ी हूँ, पर आज उसकी ऊंची आवाज के बाद भी विला में सिर्फ एक गहरा सन्नाटा पसरा रहा। वहां से कोई जवाब नहीं आया। उसने पूरी विला का कोना कोना छान मारा, पर मैं उसे कहीं नहीं मिली। आखिर में हार कर उसने जेब से अपना फोन निकाला। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अब इससे सर्विस में नहीं है। मैंने झटके से फोन काट हटाया। उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। तुरंत मेरा फीचर ढूंढा और बिना कोई वक्त गवाए मैसेज टाइप किया। इस सब का क्या मतलब है अमांडा? लेकिन जैसे उसने सेंड बटन दबाया, मैसेज के आगे एक लाल रंग का एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, यानी मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। गुस्से से पागल होकर ने अपना फोन सीधे फर्श पर दे मारा। वो बुरी तरह बहलाया हुआ, पर उस गुस्से के पीछे न जाने क्यों के दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा होने लगी। बीते 3 सालों में मैं चाहे कितनी भी नाराज क्यों न रही हूँ, मैंने कभी उसे ब्लॉक नहीं किया। फोन नंबर बंद करना तो बहुत दूर की बात, पर सबसे बढ़कर वो जेड पेंडेंट जिसे मैं नहाते वक्त भी अपने गले से नहीं उतारती थी, आज वो टेबल पर एक लावारिस चीज की तरह पड़ी हुई। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना टूटा फोन उठाया और मेरा वो दूसरा अल्टरनेट चैट अकाउंट ढूंढा जिसे मैं बरसों पहले इस्तेमाल करती। वो अकाउंट पुराना था और मैं खुद उसके बारे में भूल चुकी है। जाहिर था कि मैंने उसे वहां से ब्लॉक नहीं किया। जब उसने देखा कि वहां से मैसेज आ रहे हैं तो उसकी जान में जान ने एक ठंडी सांस ली और खुद को तसल्ली दी कि मैं सिर्फ हमेशा की तरह नखरे दिखा रही। अमांडा, कहाँ हो तुम? अगर अपने बारे में नहीं सोचना तो कम से कम अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे में तो सोच। मैंने पहले ही कहा था कि डिवोर्स के बाद मैं तुम्हारे 10 मिलियन दूंगा। आखिर किस बात की जिद पकड़े बैठी? या तुम्हें लगता है कि पैसा कम है, मैं और बढ़ा दूंगा? तुम अपनी कीमत बोलो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम किसी और से शादी करके अपनी जिंदगी फंसा सकती हो। मेरे पीछे पड़े रहने की कोई जरूरत। अगर तुम्हें यह डर है कि लोग तुम्हें निखारता से देखेंगे तो मैं तुम्हारी अगली शादी के लिए अपनी तरफ से दहेज का इंतजाम कर दूंगा। बस अब मेरा पीछा छोड़ दो, इतना काफी है। काफी वक्त गुजर गया पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन सैम के दिल की वो घबराहट अब गायब हो चुकी थी। पूरा यकीन था कि जब तक मैंने उसे एक अकाउंट से डिलीट नहीं किया है, इसका मतलब है अब भी उससे बेपनाह मोहब्बत करती। उसने मुझे डराने के लिए आखिरी दांव, अगर कल सुबह तक तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया तो मैं जूलिया को इस घर में शिफ्ट कर दूंगा। उसे लगता था कि उसकी यह धमकी सुनते ही मैं रोती पलकती उसके सामने आ जाऊं और उससे माफी की भीख मांगूंगी। लेकिन अगली शाम ढलते तक वहां सिर्फ सन्नाटा था। अब सैम का खुद पर से काबू पूरी तरह टूट गया। सिर्फ अपनी खुंदक निकालने के लिए वो जूलिया का हाथ पकड़ा के अंदर ले आया। फोन पर आखिरी मैसेज छोड़े, अमांडा, अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। वैसे मानना पड़े, तुम्हें अपनी हैसियत का अच्छे से अंदाजा। मैं जिस औरत से शादी करना चाहता था वो तुम कभी थी ही नहीं, जूलिया की जगह थी। और अच्छा हुआ कि तुम ये जगह से वापस लौट गए। सच तो ये है कि मेरे बिना तुम रास्तों पर भीख मांगने के लायक भी नहीं। तुम जैसी सेकंड हैंड औरत को अगर मैं दहेज भी दे दूं तब भी कोई अपने घर नहीं ले जाएगा। अफसोस, वो मगरूर इंसान यह नहीं जानता था कि ठीक उसी वक्त मैं इस शहर के सबसे बड़ी और आलीशान VIP क्लब के प्राइवेट रूम में आराम से लेटी हुई थी। मेरे आसपास 10 बेहद हैंडसम मेल मॉडल खड़े थे जो मुझे अंगूर खिलाने के लिए आपस में कंपटीशन कर रहे थे। सैम और जूलिया एक ही छत के नीचे रहने लगे। शुरुआत के कुछ दिन तो ऐसे थे जैसे दोनों शहद में डूबे हो, यहाँ तक कि जब जूलिया के हाथ से सैम की सबसे पसंदीदा और कीमती एंटीक चीज टूट गई तब भी उसने उस पर गुस्सा नहीं। लेकिन अभी सिर्फ 2 महीने हो बीती, सैम का सब टूटने लगा। सैम का साफ सफाई की बेहद गंदी बीमारी, उसे घर में जरा सा भी बिखराव पसंद नहीं। मेरे रहते इस विला का कोना कोना चमकता था क्योंकि सारा काम मैं खुद करती। और जब से जूलिया आई थी आलीशान विला एक कबाड़ खाने की में बदल चुका है। उसके कपड़े और सामान यहाँ वहाँ बिखरे रखे, किचन के सिंक में जूठे बर्तन तब तक पड़े रहते थे जब तक उनमें फंगस न लग जाए। जूलिया तो इन सब चीजों से कई फर्क
फर्क नहीं पड़ता। सैम ने कई बार अपने गुस्से को पिया और बड़े प्यार से कहा, जूलिया, कम से कम अपना सामान तो ढंग से समेट कर रखा करो। यह सुनते ही जूलिया के आंसू बहने लगे। मुझे इस घर में आई अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम मेरे चिढ़ने लगी। सच क्या तुम अब ब्याह नहीं कर? अगर मैं तुम ब्याह नहीं करा तो अमांडा को इस घर बाहर निकाल। सैम ने अपनी बाहों में तीन चेहरे की नजर और बेदर्दी बहकी हुई ड्रेस पड़ी की आंखों की नरमी थोड़ी कम हो गई। आज जूलिया दिल में दीवी हरा जिसे मैं हमेशा दूर से जो कि आगे और बे हुए रोड देख रहा था। तो मन का वो खूब धीरे-धीरे चकना हुआ को तर लिया। सैम यार तूने हमेशा ही दिया। सैम को नींद ना आने की बीमारी मेरे वक्त में रात 10 बजे ही मैं इसका पूरा हाल रही घर में एक आठ ना जूलिया वो लगभग हर रात को विला मिला कर पड़ा करती। रात के 3 बजे डीजे का म्यूजिक पूरी विला की दीवारों को कर सैम के निकाले गिरे सामने एक रात तंग आकर इस शोर में मैं तुम्हें बताया ना मुझे नींद उड़ा तुमने हमें पता है मुझे रोना बंद पर इसलिए तो है तुम मुझे चला रहे हो। जूलिया ने मुंह बुला लिया। जूलिया बचपन के लाड प्यार के किनारे उठाने और उसका राय करने के लिए हमेशा लोग मौजूद रहते। वैसे भी जिसे हद से ज्यादा तवज्जो मिलने की बात नहीं रहता। पता था कि जब यह मर्द अपनी ब्याहता बीवी को के लिए छोड़ता है तो उन्हें इन छोटे मोटे नंगी या इसकी आंखों में आंख देखकर सैम ने तुरंत अपने दिल बदले और मनाने लगा। मत जूलिया तुम्हें ऐसे देखकर मेरा दिल दुखता है। उसकी नजरें पहले ज्यादा ठंडी हो गई। आधा महीना और बीत गया। सैम की दादी की पुण्यतिथि का दिन आया। ईद सालों में दिन की सारी तैयारियां दुआओं से लेकर गरीबों की आने तक मैं संभाला। सैम को कोई चीज नहीं करनी पड़ी। वो बस पहुंचा। इस बार यह पूरी जिम्मेदारी जूलिया के कंधे पर डाल दी। जूलिया ने बड़े गुरु से कहा तुम पर मुझे भरोसा रखो। लेकिन पुण्यतिथि वाले दिन दोपहर तक गया कहीं आता। सैम ने अपने उबलते हुए काम में और फोन मिला है। कहा वो कल रात में दोस्तों के साथ ड्रिंक करे मेरी आंख भी ली है। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज लेने की आवाज है। तुम्हें पता भी है क्या सैम की आवाज कहाँ थी? क्या दिन है? अच्छा याद आया आज तुम्हारी दादी पुण्यतिथि है ना। इस तरह की तुम्हें तैयारी मैं भूल गई। जूलिया ने सैम ने कड़वी भूल गई। अरे छोड़ो वो तो कभी मशहूर क्या पड़ता कि हम किसी ने उनके नाम का दान पुण्य करें। जूलिया की बात पूरी भी नहीं हुई कि सैम ने फोन करने की आवाज जूलिया की नींद छकी हुई। इससे पहले सैम ने कई मीटिंग की भी उसका नहीं करने को दिया। पूरे भाई मुझे मान ले मुझे अमांडा को का कोई ना कोई आंसर ढूंढना है। उसी शाम सैम चली ही विला के अंदर ने देखा कि आंगन में आग धधक गई। जब पांचों ने देखा जूलिया मुझे जला रही। जूलिया का मानना था कि सैम ने बदल दिया क्योंकि विला की चीजें आज मेरी याद है इसलिए पूरे विला का कोना कोना छान मारा और मेरा जो सामान मिला आगे वाले कर दिया। सैम ने तुरंत आग उतारा और आग को बुझाने लगा। तो पागल हो गई। जब आग की तरफ गई सैम की नजर जमीन पर उन चली तस्वीरों पर पड़ी। वो पोलराइड फोटो थी जो की वजह आज जब तुम एक गई थी तब मैंने करके ना जाने की पीछे कविता है ने एक करके तब से उठाया। हरी कविता मेरे हाथ से कुछ लिखा हुआ होती हुई एक पीछे लिखा था हुई हुई मेरे की हैंडम लगे कि ऑफिस का काम करे हुए एकाग्रता वाली से पीछे लिखा था काम में डूबे हुए हैं ज्यादा शायद लगे आज बारी के नीचे खड़ी हुई एक धुंधली तस्वीर पीछे लिखा है हरा लगे बन के आई थी। पूरी दुनिया की थी अपनी बीवी को पलकों पर बिठा कर रखा पर कोई यह नहीं जानता कि मैंने जो किया था वो के हिस्से कई होना चाहता था। जब वो मेरे लिए दूसरे शहर खरीदने जाता तब मैं यहाँ के लिए उड़ीदा तैयार की चीजें एकदम था। इसके लिए मैं जांच करने के बाद अंदर की आई था जिनका के दौरान मेरी बीवी की बात भी दोहरा मैंने रात की नींद आंख की काले की जुडिशियल काम की करने का लीगल चार्ज की को जाने बड़ी जाने के 3 दिन बिना चाहिए और मेरी बीवी में के पूरी तरह से करा दिल्ली की तरफ हर महीने पूरे शरीर के मेडिकल का पूरा तैयार करता कि कोई बीमारी ना यहाँ तक कि उसे रोज कौन से विटामिन खानी है वो भी मैं पहले से तैयार करके रखती थी। मोहब्बत का सीधा सा असूल है जनाब, लेन देन हमेशा बराबर का होना चाहिए। अगर कोई मुझे 5 हिस्सा प्यार देता तो मैं पलटकर उसे 10 हिस्सा लौटा। पर अफसोस वो इस काबिल ही नहीं था कि उसके लिए इतना कुछ किया जाए। उधर विला के आंगन में सैम को उन अचली तस्वीरों को इस तरह खोए हुए देखते देख जूलिया दिल मिला गई। वो झपटी और उसके हाथ से वो तस्वीर छीनने की कोशिश करने लगी। सैम ने बिना सोचे समझे पलटकर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। जूलिया झटके से जमीन पर जा गिरी। सैम ने उन तस्वीरों को बड़े सलीके से समेटा और अपने सीने के पास वाले अंदरूनी पॉकेट में छुपा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। जूलिया सन्न रही, आंखों में यकीन और बगावत दोनों। क्या इसी तरह तुम मुझसे प्यार करते हो? सैम की नजरें एकदम सर्द थी। तुम्हें क्या लगता है मेरा प्यार पाना इतना आसान है? अब तक जूलिया अपने हुस्न और अपने हक पर बहुत जरूर थी। उसे लगता था कि वो चाहे कितना भी रायता फैलाए सैम हमेशा उसके पीछे भागेगा। पर सैम की वो डरावनी और खूंखार नजरें उसे याद दिला रही थी कि जिस दिन उसने इस मर्द का प्यार खो दिया वो सड़क पर आ जाएगी। वो किसी भी कीमत पर अपने उस पुराने और कड़वे अतीत में वापस नहीं जाना चाहती। दिवालिया होने के बाद के वो दिन जब लोग उसे हिकारत की नजर से देखते थे। जिंदगी में पहली बार उसने अपनी आवाज को थोड़ी धीमा किया और उसे मनाने वाले लहजे में बोली, सैम मैं अब सुधर जाऊंगी, प्लीज मुझे मत छोड़ना। एक वक्त था जब उसका यही घमंड और नखरे सैम के अंदर उसे हासिल करने की आग भड़काते थे। और आज उसे इस तरह एक लाचार जानवर की तरह जमीन पर बैठकर रोते भड़कते देख सैम को सब कुछ एकदम फीका और बेअसर लगा। तो उसी वो पहली मोहब्बत सिर्फ इतनी सी थी। उसने ना तो उसे तसल्ली दी और ना ही हाथ पकड़कर उठाया। वो उसे उसी सूने आंगन में अकेला छोड़कर सीधे अंदर चला। सैम की उस ठंडी और बेरुखी से
पीठ को देखते हुए जूलिया ने दिल में पहली बार एक गहरी घबराहट पैदा हुई। उसे समझ आ गया कि वो 6 महीने का इंतजार नहीं कर सकती। उसे अपनी जगह पक्की करने के लिए तुरंत सैम से शादी करनी होगी। इसी उधेड़-बुन के बीच अचानक उसका जी मिचलाने लगा और उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। अगले दिन वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई तो उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। सैम उस अमांडा की इतनी फिक्र सिर्फ इसलिए करता है ना क्योंकि उसके पेट में उसका बच्चा है। जूलिया ने हॉस्पिटल से निकलते हुए अपने पेट पर हाथ रखा और उसके चेहरे पर एक गमीनी मुस्कान। अब तो मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। सैम को जैसे ही यह पता चलेगा वो उसे उसी पल डिवोर्स दे दे। अब उस अमांडा के पास मुझसे मुकाबला करने के बचा ही क्या है। पर वो बेवकूफ औरत यह नहीं जानती थी कि मैंने कभी उससे मुकाबला करने की सोची ही नहीं थी। एक घटिया और धोखेबाज मर्द के प्यार को पाने के लिए खुद को लहूलुहान कर लेना कोई इनाम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सजा है। खैर, जूलिया अपनी ही धुन में मगन थी। 3 दिन बाद सैम की कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाली थी। उसने मन ही मन प्लान बनाया, जब सैम वहाँ स्टेज पर जाकर बेल बजाएगा, मैं ठीक उसी वक्त इस प्रेगनेंसी रिपोर्ट को बड़ी स्क्रीन पर फ्लैश करवा दूंगी। वो यह देखकर फूली नहीं समाई। इधर जब से मैं गायब हुई थी, सैम का दिल किसी अनजाने डर से कांप रहा था। उसने पूरे शहर में अपने आदमी दौड़ा दिए थे। हालांकि मैं तो उन्हें कहीं नहीं मिली, पर उन्हें मेरा सोशल मीडिया अकाउंट मिल गया। सर, मैडम ने अपने अकाउंट पर एक पोस्ट शेड्यूल कर रखी थी, असिस्टेंट ने समझते हुए कहा। सैम ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या लिखा है उसमें? हमारी टेक्निकल टीम उसे हैक करने की कोशिश कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में पता चल जाएगा। असिस्टेंट के जाने के बाद सैम ने अपनी जेब से उन अजली तस्वीरों को रीता किया। उसने डूबते हुए सूरज की रोशनी में उन तस्वीरों को गौर से देखा और यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि जब मैंने ये फोटोज खींची होगी तो मेरी आंखों में उसके लिए कितनी प्यार रहा होगा। उसने कांपते हाथों से अपना फ़ोन निकाला और मुझे वीचैट पर एक मैसेज भेजा। इस बार उसकी आवाज़ में एक अजीब सी नरमी। अमांडा, कहाँ हो तुम? जो भी बात है हम आमने सामने बैठकर सुलझा सकते हैं ना। अगर तुम डिवोर्स नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं जूलिया के रहने का इंतजाम कहीं और कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि वो कभी तुम्हारे सामने नहीं आई। पर 3 दिन बीत गए, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन इस बार सैम को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो बच्चों की तरह मुझे मनाने लगा, जैसे हम अपने पुराने दिनों में लौट आए। अमांडा, मुझे तुम्हारे हाथ का बना वो फिश सूप पीना है। तुम्हारे बिना इन कुछ दिनों में मेरा वजन कितना कम हो गया है। देखो, ऑफिस में थोड़ा फसाद चल रहा है। लीगल डिपार्टमेंट के वो सारे गधे किसी काम के नहीं हैं। अमांडा, मेरी मदद करो ना प्लीज। बीते दिनों में वो जब भी इस तरह मेरे सामने घुटने पर आता था, मेरा दिल चाहे कितना भी खफा हो मोम की तरह पिघल जाता था। और आज उसके इस कदर गिड़गिड़ाने के बाद भी मेरी तरफ से सिर्फ सन्नाटा था। डर अब एक खौफ में बदलने लगा। उससे लगने लगा था कि मैं सचमुच उसे छोड़कर जा चुकी। क्या यह मेरे मेडिकल चेकअप का वक्त नहीं है? अमांडा, तुम्हारे बिना तो मुझे अपनी विटामिन खाना तक याद नहीं रहता। अगर इस चक्कर में मेरी तबीयत खराब हो गई तो आखिर में दर्द तो तुम्हें ही होगा ना। अब मान भी जाओ, गुस्सा छोड़ो, तुम बस वापस आ जाओ। तुम्हारा ये पति तुम्हारी हर बात मानने को तैयार। हम ऐसे रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, मिलकर अपने बच्चे को पालेंगे। उस रात के आखिरी पहर में सैम का वो गुरूर पूरी तरह टूट गया। उसने अपनी लाल और सूजी हुई आंखों से मुझे आखिरी मैसेज भेजा। अमांडा, मुझे सचमुच तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, पर सच तो यह था कि अब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगली शाम स्टॉक एक्सचेंज के बाहर लोगों का एक समंदर बड़ा हुआ था। सैम जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरा, कैमरों की फ्लैश लाइट पागलों की तरह चमकने लगी। उसका खानदान बेहद रसूखदार था, इसलिए जब भी उनकी कोई कंपनी मार्केट में आती थी तो पूरी दुनिया की नज़र वहीं टिकी होती। उस वक्त भी दुनिया पर एक न्यूज़ चैनल्स वहाँ लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। स्टेज पर जाने से ठीक पहले असिस्टेंट ने सैम के कान के पास झुककर कहा, सर, मैडम का वो पोस्ट पूरी तरह एन्क्रिप्ट है। हमारी टेक्निकल टीम उसे क्रैक नहीं कर पा रही है। कोई आम बात नहीं थी। शेन ग्रुप का टेक्निकल डिपार्टमेंट पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता था। सैम का इस बात पर हैरत हुई। ये उसने खुद किया है। 3 साल की शादी में जिसे बिजली का मीटर तक दिखना नहीं आता, वो कोडिंग कैसे समझ सकती है। हमें बस इतना पता है कि मैडम की वो पोस्ट आज रात ठीक 8 बजे लाइव होने वाली है। सैम ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। अभी भी 1 घंटा बाकी था। उसने सोचा कि अगर वो लोग इसे क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। बेल बजाने के बाद वो खुद देख लेगा। और उसके दिल में यह जानने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि मैंने ऐसा क्या शेड्यूल किया है। तभी असिस्टेंट ने उसे याद दिलाया,
आज मैडम के साथ आपकी शादी की सालगिरह। यह सुनते ही सैम की आंखों में एक चमक आ गई। अगर तुम नहीं बताते तो मैं सचमुच भूल गया होता। तो इसका मतलब वो सोशल मीडिया पर सबके सामने मुझसे अपने प्यार का इजहार करने वाली है। तभी घंटी बजाने का वक्त हो गया। लोगों की तालियां और शोर के बीच सैम स्टेज पर बने ऊंचे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने वो बड़ी घंटी बजाई, पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। पर तभी अचानक वो बड़ी स्क्रीन एकदम ब्लैक हो गई। जब स्क्रीन पर दोबारा रोशनी आई तो वहाँ कंपनी की एडवर्टाइजमेंट की जगह एक प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट दिख रही। वहाँ मौजूद लोगों को लगा कि यह सैम की तरफ से कोई सरप्राइज है। सब कहने लगे, वाह, यह तो दुगनी खुशी है। सैम सचमुच अपनी बीवी को बहुत चाहता है। काश मुझे भी कोई ऐसा चाहने वाला मिलता। अरे रुको, कुछ अजीब नहीं लग रहा? मुझे जहाँ तक याद है सैम की बीवी तो कोई और थी ना? क्या नाम था उसका? हाँ, मांडा। तो फिर इस प्रेगनेंसी रिपोर्ट पर जूलिया का नाम क्यों लिखा है? क्या ये जूलिया वही नहीं है जिसे बचाने के लिए सैम अपनी बीवी को आग में छोड़ आया था? उस वक्त तो उसने कहा था कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। पर कोई अपना दोस्त की प्रेगनेंसी रिपोर्ट इस तरह दुनिया के सामने क्यों दिखाए जब तक कि वो बच्चा उसका खुद का ना हो? हे भगवान, इसका मतलब सैम अपनी बीवी को धोखा दे रहा था। पर लोग तो कहते थे कि वो अपनी बीवी पर जान छिड़कता है। सैम की आंखों की पुतलियां कांपने लगी। उसने झटके से नीचे देखा, जहाँ जूलिया स्टेज के पास खड़ी होकर बड़ी खुशी से उसकी तरफ हाथ हिला रही थी और उसके दूसरे हाथ में वही रिपोर्ट। सैम ने उसे दुनिया की नजरों से बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, पर इस बेवकूफ औरत ने एक झटके में पूरी ग्लोबल लाइव ब्रॉडकास्ट के सामने खुद का तमाशा बना दिया। उसने जिंदगी में कई बेवकूफ़ी देखे थे, पर इस जैसी मूर्ख औरत नहीं देखी। इस तरह से उस पर शादी का दबाव बना। सैम के दिल में उसके लिए सिर्फ घिन पैदा कर रहा था। उसकी नजरें जूलिया के लिए एकदम बर्फीली हो गई। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को इशारा किया, इसी वक्त, तुरंत इसी वक्त इस बकवास को स्क्रीन से हटाओ। तस्वीर को स्क्रीन से हटते देख जूलिया सन्न रह गई। उसे उसके प्लान के मुताबिक सैम को इस वक्त उसे स्टेज पर बुलाकर पूरी दुनिया के सामने अपनी मोहब्बत का ऐलान करना चाहिए था। वो अभी इस सदमे से उभरी भी नहीं पाई थी कि वो बड़ी स्क्रीन एक बार फिर चमक उठी। जूलिया को लगा शायद सैम ने अपना इरादा बदल लिया, पर जब उसने ऊपर नजर उठाई तो वहाँ मेरा वो पोस्ट लाइव हो चुका था, जो ठीक 8 बजे पब्लिक हुआ था। और उस पोस्ट को डालने वाला कोई और नहीं, खुद अमांडा थी। शैन ग्रुप के जरिए गलत तरीके से कंपटीशन करना, टैक्स चोरी, वर्कर्स की सैलरी रोकना, सारे पुख्ता सबूतों के दस्तावेज एक एक करके उस बड़ी स्क्रीन पर अपने आप चलने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उस आइलैंड पर जूलिया को प्रपोज करते हुए सैम की तस्वीर भी सबके सामने थी। शादियों की अंगूठियों के अंदर लिखे नामों के बारीक फॉन्ट्स का कंपैरिजन भी वहाँ साफ दिख रहा था, जिसने यह साबित कर दिया कि उस दिन सैम ने जो सफाई दी थी वो मेरी अंगूठी नहीं थी, बल्कि जूलिया को प्रपोज करने के लिए अलग से बनवाई गई अंगूठी थी। मैंने उसके धोखे और अफेयर की टाइमलाइन के एक एक घंटे का पूरा कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने रख दिया था। सैम स्टेज पर पागलों की तरह चिल्लाया, जल्दी करो, इसे बंद करो। क्या तुम सब मर गए हो? सर, हमारी टेक्निकल टीम कोशिश कर रही है। पर असिस्टेंट कांपने लगा। आसपास खड़ी भीड़ सन्न होकर यह तमाशा देख रही थी। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। तो सैम इतने दिनों से जो परफेक्ट हस्बैंड की इमेज बेच रहा था वो सब बकवास थी। बकवास से भी बढ़कर उसने अपनी ब्याहता बीवी को अपनी पहली मोहब्बत की जगह भरने वाली सिर्फ एक परछाई बना कर रखा था। और सबसे घटिया बात तो देखो, जैसे ही उसकी पहली मोहब्बत वापस आई, उसने अपनी प्रेग्नेंट बीवी को लात मारकर बाहर निकाल दिया। इसका मतलब वो जो प्रेगनेंसी रिपोर्ट अभी जूलिया दिखा रही थी वो सच थी। सैम का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। क्या अभी तक वो बंद नहीं हुई? सैम, हम इसे शट डाउन नहीं कर पा रहे हैं। टेक्निकल टीम ने ऐसा वायरस जिंदगी में कभी नहीं देखा। निकम्मे, कचरा हो तुम सब। सैम दहाड़ा। तभी बड़ी स्क्रीन पर नज़ारा बदला और हॉस्पिटल का एक सीन सामने आया। यह मेरी रूटीन चेकअप वाले दिन का वीडियो था, जब जूलिया ने मुझे सारेआम बहुआएं दी थी और मुझ पर हाथ उठाया था। वीडियो में सैम वक्त पर वहाँ पहुँचता तो है, पर वो मुझे संभालने के बजाय मुझे मारने वाली औरत को अपनी बाहों में समेटकर उसे चुप करा रहा था। यह देखकर वहाँ मौजूद हर एक शख्स का खून खौल उठा। रुको जरा, क्या एक हैंडबैग से गाल पर उंगलियों के निशान
छप सकते हैं। इतना बेवकूफाना झूठ तो कोई गधा भी नहीं बोल सकता। अपनी मिस्ट्रेस के साथ मिलकर अपनी ही बीवी को प्रताड़ित करना, इस मर्द से ज्यादा घिनौना कोई नहीं हो सकता। जूलिया को अच्छे से पता था कि हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, पर उसे पूरा भरोसा था कि अगर कुछ गड़बड़ हुई भी तो सैम सब संभाल लेगा। उस पल भी उसे अपने हक पर इतना घमंड था कि उसे लगा कि वो जीत चुकी है। आखिर मिस्ट्रेस होना कोई गैर कानूनी तो नहीं था। जब तक वो एक रसूखदार खानदान की बहू ना बन जाए, तब तक दुनिया की गालियों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आसपास के लोगों के पहचानने के बाद भी उसके चेहरे पर शर्म का एक कतरा तक नहीं था। वो तो अपनी इस बात पर इतरा रही थी कि उसने कानूनी बीवी को रास्ते से हटा दिया था। और वो बेवकूफ़ औरत यह नहीं जानती थी कि मैंने उसके लिए एक और बड़ा सरप्राइज तैयार करके रखा। जैसे ही वो वीडियो खत्म हुआ, अगला सीन भी हॉस्पिटल के एक वार्ड का था। सैम ने जूलिया का हाथ कसकर पकड़ रखा था और दोनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि उस दिन रेस्टोरेंट की आग कितनी भयानक थी। हाँ, तुम्हें सब पता था, फिर भी तुम मुझे मनाने नहीं आए। मेरे पास उस किचन में आग लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जूलिया की वही आवाज़ गूंजी। उस दिन जब मुझे पहली बार पता चला था कि मैं सिर्फ किसी की जगह भरने आई एक परछाई हूँ, तो मैं सदमे में पूरी तरह टूट गई थी। पर उस हालत में भी मैं अपने फ़ोन से इस सच का सबूत रिकॉर्ड करना नहीं भूली थी। उस दिन कांच के दरवाजे के पीछे खड़े होकर मैंने उनकी पूरी बातचीत अपने फ़ोन में कैद कर ली थी। उस आग की वजह से रेस्टोरेंट के 2 बेकसूर कर्मचारियों की जान चली गई, पर जूलिया के दिल में पछतावे का एक कतरा तक नहीं था। वो तो उल्टा यह सोचकर खुश हो रही थी कि पुरानी वायरिंग की वजह से उसका यह गुनाह हमेशा के लिए छुप गया और किस्मत ने उसका साथ दिया था। इस वक्त तक मेरा वो पोस्ट सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग बन चुका था और लोग कमेंट्स में अपना गुस्सा निकाल रहे थे। कोई औरत इतनी बेरहम और खूंखार कैसे हो सकती है? तुम्हें अपने नखरे दिखाने थे तो तुमने दूसरों की जान दांव पर क्यों लगाई? मैंने उस दिन की खबरें देखी थी, 2 लोग जिंदा जल गए थे। उन्हें कितनी तकलीफ हुई हो। अगर यह औरत खुद अपने मुंह से यह बात कबूल नहीं करती तो सच हमेशा के लिए दफन हो जाता। और सबसे खौफनाक बात तो सैम का रिएक्शन है। यह जानने के बाद भी कि आग इस औरत ने लगाई थी, उसने इसे इतनी आसानी से जाने दिया जैसे उसे इन सब चीज़ों की आदत हो। मैं पुलिस से गुजारिश करता हूँ कि इस मामले की पूरी तफ्तीश की जाए। मुझे शक है कि इस शेन ग्रुप के हाथ खून से सने हैं। जूलिया ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका यह गुनाह कभी दुनिया के सामने आएगा। उसकी नज़र में उन 2 मरे हुए लोगों की हैसियत ही क्या? अगर गलती थी तो उन बेचारों की फूटी किस्मत की थी। वो भीड़ को चीरती हुई सैम की तरफ बढ़ने लगी ताकि उसकी बाहों में छुप सके, पर ठीक उसी पर पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां पहुंची और उन्होंने सैम को सरेआम गिरफ्तार कर दिया। दरअसल जिस वक्त मैंने वो पोस्ट सोशल मीडिया पर लाइव की थी, ठीक उसी वक्त मैंने उन सारे सबूतों की एक कॉपी पुलिस हेडक्वार्टर्स भी ईमेल कर दी थी। अगर समाज और नैतिकता इन गुनहगारों को सजा नहीं दे सकती तो कानून तो दे ही सकती है। सैम ने पूरी बिजनेस एम्पायर की कड़ाई से जांच की गई। सैम के पूरे बिजनेस एम्पायर की कड़ाई से जांच की गई। 100 साल पुराना वो आलीशान बिजनेस एम्पायर एक झटके में ताश की पत्ती की तरह ढह गई। सैम को उसके कई संगीन घिनौने गुनाहों के लिए उम्र कैद की सजा हुई। अब उसकी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही कटने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ जूलिया को जानबूझकर आग लगाने और 2 लोगों की मौत का जिम्मेदार होने के जुर्म में 20 साल की सख्त सजा सुनाई गई। जेल जाने के कुछ ही वक्त बाद जूलिया ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसे नियम के मुताबिक एक अनाथालय में भेज दिया गया। 20 साल बाद जब जूलिया जेल से रिहा हुई तो उसने पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढा और आखिरकार उसे पता चल गया कि उसकी बेटी कहाँ है। पर जब वो उससे मिलने जा रही थी, ठीक उसी वक्त उसकी बेटी ने एक ऊंची इमारत से छलांग लगा दी और जूलिया की आंखों के सामने तड़पकर दम तोड़ दिया। एक मिस्ट्रेस की बेटी होने की वजह से उस बच्ची के बचपन से सिर्फ लोगों के ताने और प्रताड़ना झेली थी। उसे जबरदस्ती स्कूल से निकाल दिया गया था और अपना पेट पालने के लिए उसे दिन में 5 अलग अलग जगहों पर मजदूरी करना पड़ता था। जब वो सिर्फ 15 साल की थी तो उसके सौतेले माता पिता ने महज 5,000 रुपए के लिए उसकी शादी एक 60 साल के बूढ़े से कर दी। वो बूढ़ा रोज उसे गालियां देता, पीटता और इस कदर प्रताड़ित करता कि वो इंसानों जैसे दिखती भी नहीं। आखिरकार अपनी जिंदगी से तंग आकर उसने मौत को गले लगा लिया। जूलिया अपनी बेटी की लाश को छाती से लगाकर पागलों की तरह रो रही थी, जैसे उसकी दिल चीर दिया गया हो।
मैं सोचती हूँ कि क्या उस पल उसे इस बात का एहसास हुआ होगा कि जो बीज उसने 20 साल पहले बोया था, आज उसी का कड़वा फल उसे भुगतना पड़ता था। उसी वक्त मेरी अपनी दुनिया में मैं अपनी 4 साल की प्यारी सी बेटी का जन्मदिन मना रही थी। हमारे विला का लिविंग रूम पिंक कलर के खूबसूरत गुब्बारों से सजा हुआ था। 4 मंजिला केक के सबसे ऊपर उसकी पसंदीदा राजकुमारी वाली गुड़िया सजी थी। पूरा कमरा हंसी और ठहाकों से गूंज रहा था और हर कोई उसे दुआएं दे रहा था। वो गुलाबी फ्रॉक पहने अपनी नन्ही और गोल मटोल बाहों को मेरे गले में डाले मुझसे चिपक गई। मम्मा, मैं आपसे हमेशा प्यार करूंगी। मैंने उसे अपनी गोदी में समेटा। मम्मा भी अपनी जान से ज्यादा तुमसे प्यार करती है बच्चा। एपिलॉग। जब सैम 75 साल का हुआ तो जेल के एक अंधेरे कोने में उसकी मौत हो गई। सलाखों के पीछे दम तोड़ते हुए उसे पूरी 50 साल बीत चुके। जैसे ही उसकी रूह उसके जिस्म से बाहर निकली, उसके सामने एक साया आया जिसने खुद को सिस्टम कहा। चलो मैं तुम्हें किसी से मिलाने ले चलता हूँ। सैम की रूह ने बेहद कमजोर और बूढ़ी आवाज में पूछा, किससे? उससे जिसे देखने के सपने तुम हर रात खुली आंखों से देखते थे। सिस्टम सैम की रूह को खींचकर मेरी असली दुनिया में ले आया। उस पर मेरी बेटी बड़े चाव से मेरा हाथ पकड़कर चहक रही थी और मुझे बता रही थी कि उसने मैथ्स कंपटीशन में पहला मुकाम हासिल किया है। सैम ने अपनी धुंधली और बूढ़ी आंखों को सिकोड़ कर देखा। वो अमांडा है। वो आज भी वैसी ही है, एक दिन भी बूढ़ी नहीं हुई। दोनों दुनिया की समय की रफ्तार अलग है। तुम्हारी दुनिया के 50 साल इस दुनिया के सिर्फ 10 साल के बराबर है। उसे अब जाकर समझ आया। तभी तो उस दिन कब्रिस्तान से अलग होने के बाद उसने जमीन आसमान एक कर दिया, पर वो मुझे कभी ढूंढ नहीं पाया। वो असल में एक टॉप लेवल की हैकर थी जिसे एक मिशन पूरा करने के लिए तुम्हारी दुनिया में भेजा गया था। जब मिशन खत्म हुआ तो उसने अपनी 1 बिलियन की इनामी रकम लात मारकर छोड़ दी, सिर्फ तुम्हारे प्यार के खातिर। यह सुनते ही शाम की रूह के गालों पर आंसुओं की धार बहने लगी। दशकों की जेल की जिंदगी ने उसके उस घमंड को कब का कुचल दिया था। वो अपनी झुकी हुई पीठ के साथ आगे बढ़ा और उसने मुझे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पर बीच में एक अंधे की दीवार आ गई। तभी उसकी नजर मेरी बेटी पर गई और उसकी बुझती हुई आंखों में उम्मीद की एक आखिरी किरण चमकी। वो हमारा बच्चा है ना? अगर मैं जाते जाते उसके बच्चे को अपने साथ ले गई थी तो इसका मतलब मैं आज भी उससे मोहब्बत करती हूँ। सिस्टम ने बड़ी बेरुखी से अपना सिर हिलाया। जब वो उस दुनिया को छोड़कर आ रही थी तो इस बच्चे के अंदर से तुम्हारी खून का एक एक कतरा और सारे जिन्स हमेशा के लिए साफ कर दिए गए थे। सीधे शब्दों में कहें तो इस बच्चे का तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें खुद को इतनी तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं है सैम फर्श पर घुटने के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोते हुए मुझसे माफी मांगने लगा। अमांडा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आई एम सॉरी। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए लाया था ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको कि तुम्हारे बिना वो अपनी जिंदगी में कितनी खुश और आबाद है। मेरा मकसद पूरा हुआ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सैम की रूह पागलों की तरह चीखी, प्लीज मुझे बस उससे एक बार बात करने दो, सिर्फ एक लफ्ज। सिस्टम ने हवा में एक चुटकी बजाई और वो सूखी बेजान रूह उसे पल हवा में बिखर कर राख हो गई। ख्वाहिश है कि हर एक लड़की अपनी मर्जी की जिंदगी जिए और कभी भी किसी घटिया इंसान या घटिया चीज के जाल में ना फंसे। इतना कहकर सिस्टम हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गया। मुझे अचानक अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो पूरा आसमान डूबते हुए सूरज की लाल और सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी, बेहद खूबसूरत और आजाद।